नंबर 26, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम। और सेकंड पार्ट पूछ रहा है इट इज स्केलर और ये वेक्टर क्वांटिटी। बताना है कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। कैसे? तो देखिए ई बराबर होता है एफ बाय क्यू नॉट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का यूनिट लेंगे कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन पर कूलम किसका यूनिट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये स्केलर की वेक्टर थी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऑप्शन इसका जो आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी, तो ये एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसका यूनिट न्यूटन पर कूलम होता है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 27 कर रहा है दोस्तों, द टू आइडेंटिकल कॉइल मेड ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर रोटेटेड विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन इन विच कॉइल मोर वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज इंड्यूस्ड। बोल रहा है कि दो आइडेंटिकल कॉइल है, एक बना हुआ कॉपर का, एक बना हुआ एल्यूमिनियम का, और रोटेट कर रहा है यूनिफॉर्म, दोनों का स्पीड सेम है, दोनों एक ही फील्ड में रोटेट कर रहा है। तो पूछ रहा है कौन सा कॉइल इंड्यूस्ड करंट का मोर वैल्यू होगा। तो यहाँ पे एक बता देते हैं, क्वेश्चन का आंसर होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ रहे चाहे इंड्यूस्ड करंट रहे, दोनों का वैल्यू हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों कौन सा कॉइल है? आइडेंटिकल कॉइल है। इसका रीजन क्या है? बिकॉज म्यूचुअल इंडक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल। ये म्यूचुअल इंडक्शन, यहाँ पे दो कॉइल है, दो कॉइल में जब एक कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा दूसरे कॉइल में इंड्यूस्ड होगा, उसको बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। और म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड नहीं करता है कॉइल के ओरिएंटेशन पे, इसलिए जो यहाँ पे करंट का इंड्यूस्ड करंट का वैल्यू होगा वो हमेशा सेम होगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, पूछा व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर यूज्ड टू एग्जामिन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड पढ़ने के लिए कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज होता है? तो बता देते दोस्तों, इसमें एक्स रे का यूज होता है। एक्स रे के हेल्प की सहायता से हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड को एग्जामिन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, टू पार्टिकल्स हैव इक्वल मोमेंटा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो आपको बता दें डी ब्रोगली वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच का जो रिलेशन होता है लैम्डा बराबर होता है एच बाय पी। शायद आप लोग क्लास में पढ़े होंगे। तो लैम्डा बराबर एच बाय पी। यहाँ पे दो पार्टिकल्स है, फर्स्ट पार्टिकल जो आएगा, फर्स्ट पार्टिकल के लिए लैम्डा 1, तो लैम्डा 1 बराबर एच बाय क्या हो जाएगा? P1। और सेकेंड पार्टिकल के लिए जो आएगा वो आएगा लैम्डा 2, तो लैम्डा 2 बराबर एच बाय P2। ठीक है ना? तो यहाँ पे निकालने बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो यहाँ पे देखिए दोनों का मोमेंटा क्या दिया? इक्वल दिया हुआ है। तो P1 और P2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? P दिया हुआ है। तो दोनों का रेशियो निकाला जाए, तो रेशियो निकाला जाएगा तो लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2, यहाँ पे h बाय P1 बटे h बाय P2। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों h और h कैंसल, तो P2 ऊपर चले जाएगा। तो यहाँ पे लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2 इक्वल टू P2 बाय P1, और दोनों का मोमेंटम सेम दिया हुआ है, तो P बटा P घटेगा तो आएगा 1:1। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1:1। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है व्हाट काइंड ऑफ इम्प्योरिटी इज फाउंड इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में कौन सा टाइप का इम्प्योरिटी पाया जाता है? इम्प्योरिटी दो टाइप में पाए जाते हैं, एक होता है ट्राईवैलेंट, एक होता है पेंटावैलेंट। तो हमेशा याद रखें दोस्तों, जब ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे सिलिकॉन के साथ तो हमें मिलेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। और ट्राईवैलेंट का अगर एग्जांपल पूछा जाए आपसे तो एल्युमिनियम, जिसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, उसे ट्राईवैलेंट बोलते हैं। तो एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ट्राईवैलेंट के अंतर्गत रखा गया। तो ट्राईवैलेंट को सिलिकॉन के साथ ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है दोस्तों, ए ग्लास लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स 1.5 इज प्लेस्ड इन ए टर्फ ऑफ लिक्विड, व्हाट मस्ट बी द रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इन ऑर्डर टू मार्क द लेंस डिसअपियर। कहने का मतलब है लिक्विड का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स कितना होगा जिससे लेंस डिसअपियर हो जाए। तो हमेशा रखें दोस्तों, यहाँ पे लेंस का जो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स दिया है 1.5, तो हमेशा रखें लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स होगा 1.5 से ग्रेटर देन होगा या उसके बराबर होगा, तो ही लेंस डिसअपियर होगा। तो द रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ द लिक्विड मस्ट बी, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.5। दैट इज, कहने का मतलब है जो लिक्विड का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स होना चाहिए, जो म्यू है रिप्रेजेंट करते हैं रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स को, तो जो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स होगा 1.5 से बड़ा होगा
या उसके बराबर होगा, तभी लेंस डिसअपियर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है विच सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सनलाइट बाय द ओजोन लेयर। क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन लेयर के द्वारा कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एब्जॉर्प्शन होगा। तो याद रखें दोस्तों, सनलाइट से एक रे निकलता है, उस रे का नाम है यूवी रे। यूवी रे या इसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रे। तो अल्ट्रावायलेट रे को एब्जॉर्ब करता है कौन सा लेयर, ओजोन लेयर। तो इसका आंसर होगा यूवी रे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव फॉर विच टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक मटेरियल 3 टाइप का पाया जाता है, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। तो ये तीनों मैग्नेटिक मटेरियल में से किसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होता है, पूछ रहा है। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि राइट बायट-सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में बायट-सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला लिखने बोल रहा है। तो इसका जो आंसर होगा dv इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl क्रॉस r बटे क्या हो जाएगा आर क्यू। इधर वेक्टर लगा हुआ, इधर भी वेक्टर लगाना पड़ेगा। तो dv वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl क्रॉस r वेक्टर बटे क्या हो जाएगा आर क्यू। ये बायट-सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 35 कर रहा है गिवन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 5 into 10 to power 3 I न्यूटन पर कूलम, फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हुज प्लेन इज पैरेलल टू द YZ प्लेन। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पे फ्लक्स निकालने बोला है जब प्लेन पैरेलल होता है YZ प्लेन का। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर। स्क्वायर सेम दिया मतलब साइड 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इफ द प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द एक्स एक्सिस। तो फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में पहले गिवन लिखेंगे। गिवन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है 5 into 10 to the power 3 I न्यूटन पर कूलम। और सेकंड में दिया हुआ है साइड स्क्वायर का कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। साइड दिया हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर, इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 10 into 10 का पावर कितना हो जाएगा -2 मीटर। अब इसका एरिया कितना होता है, स्क्वायर का एरिया निकालना पड़ेगा क्योंकि फ्लक्स में हमें जरूरत है एरिया वेक्टर का। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर होता है। यहाँ पे साइड दिया 10 into 10 to the power -2। यहाँ पे मीटर का होल स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर आएगा 100 और 10 का पावर -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का पावर कितना हो जाएगा -4 मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 into 10 to the पावर कितना आ जाएगा -2 मीटर का स्क्वायर। अब यह ध्यान दे, फर्स्ट पार्ट में बोला है प्लेन पैरेलल है YZ प्लेन का। जब भी पैरेलल होता है तो एंगल कितना डिग्री हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ पे फ्लक्स बराबर होता है E डॉट ds मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। जब डॉट हटाएंगे दोस्तों तो हमेशा आता है cos थीटा। तो ES cos थीटा, E का वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों 5 into 10 to the power 3 और यह एरिया का वैल्यू दिया हुआ है 1 into 10 to the power -2 और cos थीटा, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है तो यहाँ पे लिखेंगे cos 0 डिग्री। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। 10 का पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे पावर -2 है और cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1। तो 5 into 10 का पावर -3 को 2 से घटाएंगे तो कितना आएगा 10 का पावर 1 into 1। जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो यहाँ पे 50 और फ्लक्स का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में बोला है कि प्लेन मेक्स एंगल 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ प्लेन कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तो परपेंडिकुलर वाला प्लेन उसके साथ कितना बनाएगा 60 डिग्री, क्योंकि दोनों का ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा। 90 को परपेंडिकुलर बोला जाता है। तो यहाँ पे जो थीटा यूज होगा 60 डिग्री यूज होगा। वापस सेम फॉर्मूला फाई बराबर क्या हो जाएगा ES cos थीटा। E का वैल्यू कितना दिया हुआ है दोस्तों 5 into 10 का पावर 3 और जो एरिया दिया हुआ है 1 into 10 का पावर -2 और थीटा का वैल्यू दिया है 60 तो cos 60। इधर सोल्यूशन करेंगे 5 into 1 तो 5, 10 का पावर 3 में से 2 घटेगा 3 -2 इंटू cos 60 का वैल्यू होता है दोस्तों 1/2। यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे तो 2.5 से कट जाएगा तो 2.5 और 10 का पावर 3 में से 2 घटाएंगे तो 10 आएगा। तो 2.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 और यहाँ पे इसका यूनिट होता है प्लस का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो जो फर्स्ट पार्ट है 35 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और सेकंड पार्ट है जो जिसका आंसर आएगा
25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब अगले क्वेश्चन 36 पे आते हैं। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसका क्या फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो चीज बताना है यहाँ पे। तो इसके लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड लेना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड के बीच का लाइन दोनों इक्वल है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के लाइन के बीच का गैप अगर इक्वल है तो ये कहलाते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको नोटेशन होता है बी। इसमें क्या प्लेस करना है, करंट कैरिंग कंडक्टर को। तो इसे प्लेस करते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर को। कंडक्टर का नाम दे देते हैं पी क्यू, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, और इस कंडक्टर का लेंथ दिया हुआ है एल, और यहाँ पे करंट कैरी कर रहा है कंडक्टर फ्रॉम पी से क्यू के तरफ, और अगर करंट उधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन जो वेलोसिटी से मूव करता है उसको बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव करता है उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिनोट करते हैं VD से। और ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल लिखा हुआ है। ये सारे चीज का लिखा हुआ है यहाँ पे। कंसीडर ए कंडक्टर PQ of length L. Consider a conductor PQ of length L, cross-sectional area A, having n free electron per unit volume. मतलब एक कंडक्टर है, इसे कंडक्टर मानते हैं। कंडक्टर का लेंथ L दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, और इसे मानते हैं 1 यूनिट वॉल्यूम। इसमें n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब ये कंडक्टर को कहां पे रखा गया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो कंसीडर ए कंडक्टर PQ of length L, cross sectional area A, having n free electron per unit volume and carrying current I from P to Q. It is placed, कहां प्लेस्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कितने एंगल से, एट एन एंगल थीटा। तो आगे चलते हैं। तो यहां पे ध्यान दें, लेट एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। एन को माना गया है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट, मतलब 1 यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, ध्यान दें इधर, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। वॉल्यूम को हम कैसे ला सकते हैं, एरिया, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर और लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया इंटू लेंथ क्या कहलाता है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर यहाँ पे हो जाएगा A इंटू एल। अब ध्यान दें इधर, इस कंडक्टर का वॉल्यूम है AL, अगर 1 यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, NaL। 1 यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, NaL। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, NaL। तो टोटल चार्ज कंडक्टर में कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज इस कंडक्टर। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़ेंगे Q बराबर Ne। तो यहाँ पे n दिया हुआ है NaL, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब इसको चार्ज में मल्टीप्लाई करने के लिए इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करते हैं तो Q बराबर हो जाएगा NaLe। फोर्स एक्टिंग ऑन ये चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ये चार्ज पार्टिकल। तो ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पे आप एक फॉर्मूला पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स का, Fm बराबर Q V B साइन थीटा। तो यहाँ पे कौन सा वेलोसिटी यूज करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसलिए VD लिखेंगे यहाँ पे, और Q का वैल्यू यहाँ पुट कर दो। Fm बराबर Q का वैल्यू दिया हुआ है NaLe VDB साइन थीटा। अब ध्यान दें दोस्तों, इसे अरेंज करते हैं तो Fm बराबर निकल के आता है NeA VD, L बचा हुआ है, B बचा हुआ है साइन थीटा। पुट NeA VD बराबर I। अपने करंट वाला चैप्टर में इसका डेरिवेशन किया हुआ है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। I को पुट करेंगे तो Fm बराबर ILB साइन थीटा, और साइन थीटा जब भी हटता है तो क्रॉस आता है। Fm बराबर क्या हो जाएगा, IL क्रॉस क्रॉस, साइन थीटा हटाएंगे तो क्रॉस आ जाएगा, और ये हो जाएगा L क्रॉस B। तो जो मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन आएगा IL क्रॉस B। अब आता है क्वेश्चन नंबर 37 में। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कंपेयर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड डायमैग्नेटिक मटेरियल। इसे डिफरेंस भी समझ सकते हैं या तो कंपेयर भी समझ सकते हैं। तो तीनों मटेरियल के बीच में कंपेयर करना है, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। तो यहाँ पे लिखे हुए डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मटेरियल कैसा, वैसा मटेरियल जो स्लाइटली मैग्नेटाइज होगा। मैग्नेटाइज मतलब मैग्नेटिक का गुण आना। वैसा मैग्नेटिक मटेरियल जो स्लाइटली मैग्नेटाइज होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। यहाँ पर भी स्लाइटली मैग्नेटाइज होगा लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम। यहाँ पे स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा लेकिन इसमें डायरेक्शन क्या होगा, सेम। यहाँ पे स्लाइटली मैग्नेटाइज अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे स्लाइटली मैग्नेटाइज सेम डायरेक्शन, यहाँ पे स्ट्रांगली मैग्नेटाइज सेम डायरेक्शन। स्लाइटली मैग्नेटाइज मतलब धीरे धीरे,
स्लाइटली मैग्नेटाइज मतलब धीरे धीरे, और स्ट्रांगली मैग्नेटाइज मतलब तुरंत मैग्नेटाइज हो जाए। तो दोज मटेरियल विच कैन स्लाइटली मैग्नेटाइज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, those material which can slightly magnetize in the same direction of applied magnetic field, those material which can strongly magnetize in the same direction of magnetic field is called ferromagnetic material। यहाँ पे एग्जांपल डायमैग्नेटिक लेते हैं Ag, Au, Cu, Zn, और यहाँ पे एग्जांपल लेंगे तो एल्युमिनियम, Pt, आर्सेनिक, Pb, EDC, और यहाँ पे एग्जांपल लेंगे तो Fe, Co, Ni और Fe2O3। डायमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आया हुआ मॉडल सेट का कि कौन सा मटेरियल का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होता है। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होता है लेकिन बहुत ज्यादा हाई होता है। यहाँ पे आते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी इज पॉजिटिव बट लेस देन 1। रिलेटिव परमेबिलिटी डायमैग्नेटिक मटेरियल का पॉजिटिव होता है लेकिन लेस देन 1 होता है। रिलेटिव परमेबिलिटी पैरामैग्नेटिक मटेरियल का पॉजिटिव होता है लेकिन बट मोर देन 1 होता है। रिलेटिव परमेबिलिटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बहुत ज्यादा हाई होता है। यहाँ पे आते हैं इस मटेरियल डायमैग्नेटिक मटेरियल रिपेल किया जाता है मैग्नेट के द्वारा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्ट किया जाता है मैग्नेट के द्वारा, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया जाता है। ये रिपेल किया जाता है, ये अट्रैक्ट किया जाता है, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया जाता है। आगे चलते हैं 5 नंबर, दे मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड। डायमैग्नेटिक मटेरियल मूव करता है स्ट्रॉन्गर टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक मटेरियल मूव करेगा वीकर टू स्ट्रॉन्गर। यहाँ पे वीकर स्ट्रॉन्गर टू वीकर है, यहाँ पे वीकर टू स्ट्रॉन्गर है, और यहाँ पे वीकर टू स्ट्रॉन्गर होगा लेकिन रैपिडली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, राइट द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के बीच में डिफरेंस लिखना है। एक तरफ इंटरफेरेंस लिखेंगे, एक तरफ डिफ्रैक्शन लिखेंगे। इंटरफेरेंस में 2 कोहेरेंट सोर्सेस आर नेसेसरी, डिफ्रैक्शन में 1 कोहेरेंट सोर्स आर इज नेसेसरी। सेकंड पॉइंट, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑफ सेम विड्थ। इंटरफेरेंस फ्रिंज का जो चौड़ाई होगा सेम होगा। डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस आर नॉट ऑफ द सेम विड्थ, मतलब डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस का चौड़ाई सेम नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, द डार्क फ्रिंजेस आर परफेक्टली डार्क। इसका कहने का मतलब जो इंटेंसिटी होगा डार्क फ्रिंज का 0 होगा, लेकिन डिफ्रैक्शन में डार्क फ्रिंजेस आर नॉट परफेक्टली डार्क, इसमें इंटेंसिटी होगा जो डार्क फ्रिंज का 0 के बराबर नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट, ऑल ब्राइट फ्रिंजेस हैज इक्वल इंटेंसिटी, और यहाँ पे ऑल ब्राइट फ्रिंजेस हैज नॉट इक्वल इंटेंसिटी, इट हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्रिंजेस। और इसका फिफ्थ पॉइंट डिफ्रैक्शन का, इट हैज लेस नंबर ऑफ फ्रिंजेस। ये 5 पॉइंट है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच का डिफरेंस लिखने के लिए। 38 क्वेश्चन नंबर का बी को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न इज 36:1। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द 2 इंटरफेरिंग वेव्स। यहाँ पे सुनिएगा दोस्तों, मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो दिया है 36:1। यहाँ पे पूछ रहा है दोनों वेव का एम्पलीट्यूड का रेशियो कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे, लेट द एम्पलीट्यूड ऑफ द 2 इंटरफेरिंग वेव्स बी A1 A2। 2 वेव का एम्पलीट्यूड को मैंने माना है A1 एंड A2। रेशियो ऑफ द मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी इज गिवन बाय। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो रेशियो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा I मैक्सिमम बटे I क्या हो जाएगा मिनिमम। I मैक्सिमम लिखेंगे A1 प्लस A2 का स्क्वायर, और मिनिमम को लिखेंगे A1 माइनस A2 का स्क्वायर। I मैक्सिमम बटे I मिनिमम का वैल्यू दिया है 36:1, तो 36 बाई क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे A1 प्लस A2 बटे क्या हो जाएगा A1 माइनस A2। इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें रूट चढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 36/1, और यहाँ बचेगा A1 प्लस A2 बाय A1 माइनस A2। ध्यान दें इसको, 36 का रेशियो 1 का रूट कितना आ जाएगा 1। यहाँ पे बचा हुआ A1 प्लस A2 बाय A1 माइनस A2। इसको यहाँ भेजेंगे, इसको यहाँ भेजेंगे, तो ये चला जाएगा 6 A1 माइनस A2 बाय यहाँ पे बचेगा 1 A1 प्लस A2। इसका जब सॉल्यूशन करेंगे, 6 को A1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6A1 माइनस 6A2 बराबर 1 को A1 से करेंगे तो A1
1 को A2 से करेंगे तो A2, A1 को उधर भेजना है तो 6A1, A1 उधर चले जाएगा तो -A1, A2 को इधर लेके आना है, A2 प्लस क्या हो जाएगा 6A2, A1 और यहाँ पे A1, 6A1 और A1 में घटाएंगे तो कितना बचेगा 5A1, A2 और 6A2 को जोड़ेंगे तो 7A2, A2 को नीचे ले जाएंगे, 5 को नीचे ले जाएंगे, A1 बटे क्या हो जाएगा A2 और यहाँ जाएगा 7/5, तो आंसर जो आएगा एम्पलीट्यूड का रेशियो 7:5 आंसर होगा इसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है राइट एंड एक्सप्लेन आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को राइट करने बोला और उसको एक्सप्लेन करने बोला है। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन के अनुसार द एनर्जी ऑफ फोटोन, जो फोटोन्स का एनर्जी होगा फॉलिंग होगा सरफेस पे, इसको यूज करेंगे दो तरीका से। फर्स्ट तरीका यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक बैरियर से बाहर करने के लिए, जिसे वर्क फंक्शन कहते हैं, और सेकेंड पार्ट रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी को यूज करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के रूप में करेगा। मतलब आइंस्टीन के अनुसार एनर्जी ऑफ फोटोन जब सरफेस में पड़ेगा इसको यूज करेंगे दो तरीका से। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक बैरियर से बाहर निकालने के लिए, जिसे वर्क फंक्शन बोला जाता है, एंड सेकेंड पार्ट ऑफ जो एनर्जी बचेगा यूज करेगा फ्री इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के रूप में। तो इसके कहने का मतलब है जो एनर्जी आएगा वो वर्क फंक्शन, जिसे फाई नोट से डिनोट करते हैं, प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के रूप में यूज किया जाएगा। इस एनर्जी को, जो टोटल एनर्जी है, उसको यूज करेगा वर्क फंक्शन और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये फोटोन्स का एनर्जी है, फोटोन्स का एनर्जी का इक्वेशन होता है h न्यू, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है h न्यू नॉट, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m, मास कांस्टेंट होता है। यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए, जैसे हमको वेलोसिटी को मैक्सिमम करना पड़ेगा तो v मैक्स का स्क्वायर हो जाएगा। h न्यू नॉट को उधर भेजेंगे तो h न्यू माइनस h न्यू नॉट इक्वल टू बचेगा हाफ m v मैक्स का स्क्वायर। h कॉमन हो जाएगा दोनों में से, h कॉमन होगा तो न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू हाफ m v मैक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा। ये होता है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। दिस इज आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। यहाँ पे h प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और v है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रदरफोर्ड एंड हिज एसोसिएट परफॉर्म सिंपल एक्सपेरिमेंट विथ गोल्ड फॉयल इज कॉल्ड रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड क्या किया, गोल्ड फॉयल के साथ एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉयल से पास करके। इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस बेसिस पे बहुत सारा ऑब्जर्वेशन बना के लाया है। ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलेगा, ये गोल्ड फॉयल से अल्फा पार्टिकल आधा से ज्यादा पास कर गया, कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर गया और 10,000 में से एक अल्फा पार्टिकल अपने पाथ को वापस रिट्रेस कर गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आधा से ज्यादा को बोलते हैं मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास कैसे पास किया है, स्ट्रेट थ्रू किससे, गोल्ड फॉयल। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू गोल्ड फॉयल। सेकेंड नंबर पॉइंट, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड थ्रू सम एंगल्स, कुछ एंगल से कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर गया। और ये फ्यू अल्फा पार्टिकल 1 आउट ऑफ 10,000, किसी किसी में 8,000 है, किसी में 1,000 है, वाज रिट्रेस्ड इट पाथ, मतलब डेविएट कर गया 180 डिग्री से। अब इस बेसिस पे, इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कंक्लूजन ये निकाला कि आधा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल जब गोल्ड फॉयल से पास किया तो उसमें से जब पास कर जा रहा सीधा, मतलब मोस्ट पार्ट है एटम का इम्पटी है। तो यहाँ पे जो कंक्लूजन निकाला, इस वाले लाइन को सेम यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ब्लैक वाले को ध्यान दीजिएगा। इसको मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो यहाँ लिखा हुआ है कंक्लूजन में भी वही लिखेंगे, बस थोड़ा सा जोड़ के आगे लिखना है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू गोल्ड फॉयल
गोल्ड फॉयल से सीधा पास किया। इसका कहने का मतलब है इट मीन्स मोस्ट पार्ट ऑफ एन आइटम इज इम्पटी। आइटम का आधा से ज्यादा पार्ट इम्पटी होने के कारण अल्फा पार्टिकल सीधे पास करेंगे। सेकेंड ऑब्जर्वेशन है सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल, जो सेकेंड लिखा हुआ है यहां पर भी लिखे हैं सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड थ्रू अ स्मॉल एंगल। इसका कहने का मतलब है इट मीन्स जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है कॉन्सेंट्रेटेड होता है। कहां पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है? अ स्मॉल रीजन, जो एटम का सेंटर पार्ट है जिसे कहते हैं न्यूक्लियस। So it means the total positive charge is concentrated. कहां पे concentrated है? In a small region at center part of an atom is called क्या कहलाएगा? न्यूक्लियस। फिर थर्ड ऑब्जर्वेशन है, थर्ड ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे लिखना है, ये फ्यू अल्फा पार्टिकल वाज रिट्रेस्ड इट पाथ। इसका रीजन क्या है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। तो इसका जो रीजन आएगा निकल के ड्यू टू स्ट्रॉन्ग रिपल्सन बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस। तो रिपल्सन होगा किसके बीच में? अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में। इसलिए 10,000 में से एक अल्फा पार्टिकल अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगा। 41 क्वेश्चन कह रहा है विद द हेल्प ऑफ ए सुटेबल डायग्राम एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन इन ए पीएन जंक्शन। हाउ डज इट विथ चेंज व्हेन द जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस सेकेंड रिवर्स बायस। क्वेश्चन कर रहा है कि जब पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे और पीएन जंक्शन डायोड को जब रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे तो जो डिप्लीशन रीजन में क्या चेंजेस आएगा उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो सबसे पहले फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है? जब पीएन जंक्शन डायोड को ये पी सेक्शन को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड एन सेक्शन को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। जब पीएन जंक्शन डायोड के पी सेक्शन को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड पीएन जंक्शन डायोड के एन सेक्शन को पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस अगेन बोल रहे हैं पी सेक्शन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, पी सेक्शन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड एन सेक्शन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड विथ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। सच अरेंजमेंट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस। When P section of PN junction diode is connected with negative terminal of battery and N section of PN junction diode is connected with positive terminal of battery, such arrangement is called reverse bias. P section positive, N section negative, forward bias. P section negative, N section positive, reverse bias. अब ध्यान देखिएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल होता है मेजोरिटी और एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होता है मेजोरिटी। तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है और यह होल कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों सेम चार्ज होने के कारण रिपेल करेगा। इधर देखिए नेगेटिव टर्मिनल और इलेक्ट्रॉन इधर नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव रिपेल करेगा तो ये डिप्लीशन लेयर को क्या करेगा? दबाएगा। इधर ध्यान दीजिए, इनिशियल डिप्लीशन लेयर ये है। जब होल और इलेक्ट्रॉन जब इधर डिप्लीशन लेयर की तरफ जाएगा तो ये डिप्लीशन लेयर क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो जब फॉरवर्ड बायस में है, ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायसिंग डिप्लीशन रीजन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इनिशियल डिप्लीशन लेयर इतना था, फाइनल में इतना हो गया। ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायसिंग डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेज। क्यों? दिस इज बिकॉज होल फ्रॉम पी साइड एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड गेट रिपेल। किधर रिपेल होगा? टूवर्ड्स द जंक्शन, जंक्शन की तरफ होल भागेगा, इलेक्ट्रॉन भागेगा तो डिप्लीशन लेयर को डिक्रीज कर देगा, दबा देगा, जिसके कारण डिप्लीशन लेयर क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। यही रीजन लिखा हुआ है ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायसिंग डिप्लीशन लेयर रीजन डिक्रीज। दिस इज बिकॉज होल फ्रॉम पी साइड एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड गेट रिपेल्ड। किधर रिपेल्ड किया गया दोस्तों? गेट रिपेल्ड। किधर रिपेल्ड हुआ? टूवर्ड्स द जंक्शन, जंक्शन यहाँ पे, इसलिए डिप्लीशन लेयर डिक्रीज होगा। यहाँ पे ये है नेगेटिव टर्मिनल बैटरी और ये होल, होल होता है पॉजिटिव, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव। तो जो नेगेटिव टर्मिनल है और होल है, अनलाइक चार्ज क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इधर इलेक्ट्रॉन और इधर पॉजिटिव टर्मिनल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेगा। तो होल जो है और इलेक्ट्रॉन है ये किधर भागना चाहेगा? बैटरी की तरफ, जिसके कारण डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ड्यूरिंग रिवर्स बायसिंग डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेज। वहां पे डिक्रीज हो रहा था फॉरवर्ड बायसिंग में, यहाँ इंक्रीज कर जाएगा। दिस इज बिकॉज क्योंकि होल का पी साइड वाला, इलेक्ट्रॉन का एन साइड वाला इधर भागना चाहेगा बैटरी की तरफ, जिसके कारण डिप्लीशन लेयर इंक्रीज कर जाएगा।
ड्यूरिंग रिवर्स बाइसिंग डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेज, दिस इज बिकॉज होल फ्रॉम पी साइड एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड आर मूव्ड, किधर मूव कर रहा है, टुवर्ड्स द बैटरी, टुवर्ड्स द बैटरी एंड हेंस डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेज। तो फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन रीजन डिक्रीज करेगा, रिवर्स बायस में इंक्रीज करेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप मुझसे ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो मेरा कोचिंग का जो एड्रेस है बगल में दिया हुआ है, उसके नीचे फोन नंबर दिया हुआ है, आप मुझे फोन नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आके मेरे कोचिंग में आपसे मिल सकते हैं अगर ऑफलाइन कोचिंग करनी है तो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। 42 क्वेश्चन कर रहा है, इन एन एसी सर्किट द करंट इज आई इक्वल टू 5 sin 100t माइनस पाई बाय 2 एम्पियर एंड द एसी पोटेंशियल इज V इक्वल टू 200 sin 100t वोल्ट, देन फाइंड द पावर कंजम्पशन, फाइंड द पावर कंजम्पशन इन द सर्किट, आल्सो फाइंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो यहाँ पे दिया हुआ है करंट का वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों, तो आई इक्वल टू दिया हुआ है 5 sin 100t माइनस पाई बाई 2 और वोल्टेज का इक्वेशन दिया है V इक्वल टू 200 sin 100t। तो यहाँ पे ध्यान दें दोस्तों, इस इक्वेशन को इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी से इक्वेट करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। इसी प्रकार से इसको भी कंपेयर करना होगा, V बराबर होता है V नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे ध्यान दे आई नॉट का वैल्यू, आई नॉट के सामने 5 लिखा हुआ तो यहाँ पे 5 एम्पियर आई नॉट हो जाएगा, और यहाँ पे V नॉट के सामने 200 लिखा हुआ तो 200 वोल्ट होता है। आई नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम करंट को, V नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम वोल्टेज को। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस आएगा, यहाँ पे दिख रहा है 100t माइनस पाई बाय 2 और यहाँ पे दिख रहा है 100t, तो दोनों में डिफरेंस कितना दिख रहा है, पाई बाय 2। ये गिवन प्रॉब्लम द फेज डिफरेंस दोनों के बीच में, करंट और वोल्टेज के बीच में, यहाँ पे 100t है, यहाँ पे 100t है, तो यहाँ पे पाई बाय 2 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, पाई बाय 2। अब फॉर्मूला निकालने बोला है कि फाइंड द पावर कंजम्पशन इन द सर्किट, तो पावर का जो फॉर्मूला होता है VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। यहाँ पे VRMS अभी तो निकालना जरूरत नहीं है, क्यों निकालना नहीं है पता चल जाएगा। IRMS इंटू कॉस फाई का वैल्यू कितना दिया होगा, पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 का वैल्यू होता है 0, तो VRMS इंटू IRMS इंटू ये हो जाएगा 0, तो टोटल पावर जो आएगा कितना आ जाएगा, 0। आगे चलते हैं, क्वेश्चन बोला है फाइंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट जो फॉर्मूला आता है IRMS बराबर आई नॉट जो पीक करंट है बटे कितना देगा, √2। तो यहाँ पे ध्यान दे आई नॉट का वैल्यू है 5 एम्पियर और नीचे दिया हुआ है √2, 5 बटा √2 का 1.414, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3.53 एम्पियर आएगा। तो पावर यहाँ पे क्वेश्चन पे 0 और आरएमएस करंट का वैल्यू जो आएगा IRMS इक्वल टू 3.53 एम्पियर। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रही होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें ताकि और दोस्त लोग को भी मदद हो सके एग्जाम की तैयारी के लिए। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 मार्क्स वाला है, क्वेश्चन नंबर 43 है, जिसमें लेंस मेकर फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैंने दो सरफेस लिया है, APB और AP-B, दो स्फेरिकल सरफेस लिया हुआ है। बाहर में रेयर मीडियम, स्फेरिकल सरफेस के अंदर डेंसर मीडियम, और फिर अगेन बाहर आ जाएंगे तो रेयर मीडियम। रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 माना है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 माना है, अगेन बाहर आ गया रेयर मीडियम तो μ1 माना है। यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं O, यहाँ से ये लेते हैं O और O से लाइट रे निकलेगा स्फेरिकल सरफेस APB में पड़ा। तो देखिए यहाँ दोस्तों, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जब मीडियम चेंज होगा तो इसके लिए हमको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता है, तो एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और नॉर्मल का नाम है N1। इसका जो इमेज बनेगा, इसका इमेज यहाँ पे बनेगा, ये बनेगा इमेज I1। ठीक है दोस्तों, अब अगेन जाए, इस सरफेस से जैसे ही लाइट रे इसमें आया होगा APB डैश में, अगेन मीडियम चेंज हुआ, डेंसर से रेयर जा रहा है, फिर से नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने फिर से नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है और इस नॉर्मल का नाम मैंने दे दिया N2। ठीक है, ये यहाँ पे C1 है, यहाँ पे C2। अब ध्यान दें, इधर लाइट जैसे ही डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम आया तो इसके लिए मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया है। जैसे ही लाइट मीडियम चेंज करेगा, लाइट थोड़ा सा और बेंड कर देगा, तो इस सरफेस का जो फाइनल इमेज बनेगा ये दोनों सरफेस के कारण, तो इसका फाइनल इमेज जो बनेगा I2 यहाँ पे। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का दिया हुआ U, ये है इमेज डिस्टेंस है, तो ये V1 हो जाएगा, ये फाइनल इमेज है तो ये V हो जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी हो जाती है R1
और सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकंड की दूरी हो जाती है R2। ये मेरा इमेज तैयार हो गया। लाइट यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है। लेट ए पी बी एंड ए पी डैश बी आर टू स्फेरिकल सरफेस। लेट ए पी बी ए पी डैश बी आर टू स्फेरिकल सरफेस। ओ पॉइंट ऑब्जेक्टेड प्लेस्ड है प्रिंसिपल एक्सिस में। ओ का जो इमेज बन रहा है I1 किसके कारण बन रहा है? फर्स्ट सरफेस ए पी बी के कारण। और I1 जो का इमेज बन रहा है I2 वो किसके सरफेस के कारण बन रहा है? ए पी डैश बी। ये सब मैंने यहाँ लिख चुका हूं। लेट ए पी बी एंड ए पी डैश बी आर टू स्फेरिकल सरफेस। ओ इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड कहां पे? प्रिंसिपल एक्सिस पे। I1 इमेज ऑफ ओ। I1 क्या है? इमेज है। किसका इमेज है? O का। किसके कारण? ड्यू टू ए पी बी। एंड I2 है इमेज। किसका इमेज है? I1 का। किसके कारण? ए पी डैश बी। I2 इमेज ऑफ I1 ड्यू टू ए पी डैश बी सरफेस। यहाँ पे आते हैं स्फेरिकल सरफेस ले रहे हैं ए पी बी। तो स्फेरिकल सरफेस का यहाँ पे लिखा हुआ है और स्फेरिकल सरफेस ए पी बी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे U है। इमेज डिस्टेंस कौन सा है? V1 है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके लिए कौन सा लिया? R1। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल सरफेस APB। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, ध्यान दे दोस्तों। फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम जाते हैं तो हम पहले सेकेंड मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखते हैं μ2 माइनस μ1। यहाँ पे होता है इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस यहाँ पे कितना दिया हुआ? V1। तो यहाँ पे लिख दिया V1। यहाँ पे होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखते हैं U। तो यहाँ पे U हो गया। फिर जो इधर है μ2 माइनस μ1 तो यहाँ पर भी लिखेंगे μ2 माइनस μ1 और नीचे होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रिपीट करें दोस्तों, फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जा रहे हैं तो सेकेंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पहले लिखेंगे, बाद में μ1 को लिखेंगे तो बाद में μ1 लिखे। तो जो μ2 माइनस μ1 है इधर भी μ2 माइनस μ1 लिखे हुए। यहाँ पे इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस V1 तक V1 लिख दिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U है तो U लिखती है और रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है तो R1। ठीक है। अब स्फेरिकल सरफेस A P डैश B। अब इस स्फेरिकल सरफेस के लिए तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन सा काम करेगा? V1, क्योंकि I1 इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। तो यहाँ पे I1 का डिस्टेंस कितना दिया? V1। और इसका जो इमेज बन रहा है I2 उसका इमेज डिस्टेंस B दिया हुआ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना? R2 है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस V1, इमेज डिस्टेंस B, रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। और फिर अगेन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल सरफेस ए पी डैश बी। तो यहाँ पे ध्यान दे दोस्तों, फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम गए तो सेकेंड मीडियम को पहले लिखें। अब सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रहे हैं तो फर्स्ट मीडियम को पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखना होगा μ1 माइनस μ2। वापस इधर भी लिख दो μ1 माइनस μ2। अब यहाँ ध्यान दे इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस कितना दिया? V। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया? V1। और यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया? R2। तो R2 इसे इक्वेशन 1 मानेंगे दोस्तों, इसे इक्वेशन 2 मानेंगे। अब क्या करना है? एडिंग 1 एंड 2 कर देंगे। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो μ2 बाय V1 माइनस μ1 बाय U प्लस μ1 बाय V माइनस μ2 बाय V1 बराबर, यहाँ पे लिखा हुआ है μ2 माइनस μ1 बाय R1 प्लस μ1 माइनस μ2 बाय कितना हो जाएगा? R2 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दे μ2 बाय V1 पॉजिटिव कैंसिल हो गया। μ1 बाय V तो μ1 बाय V माइनस μ1 बाय यहाँ क्या दिया हुआ है? U दिया हुआ है। U इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान दे दोस्तों, μ2 माइनस μ1 बटे R1 लिखा हुआ है। यहाँ पे μ2 माइनस μ1 यहाँ पे लिखा हुआ है μ1 माइनस μ2 है, μ1 माइनस μ2 है। और यहाँ पे μ2 माइनस μ1 तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस इधर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा μ2 माइनस μ1 बटे कितना हो जाएगा? R2। यहाँ पे हो जाएगा R1। यहाँ ध्यान दे दोस्तों, दोनों से कॉमन हो सकता है। यहाँ से V1 कॉमन हो जाएगा, यह बचेगा 1 बाय V माइनस 1 बाय U इक्वल टू μ2 माइनस μ1 कॉमन हो जाएगा तो μ2 माइनस μ1
कॉमन हो जाएगा तो 1/R1 माइनस 1 क्या बचेगा R2। म्यू1 को नीचे ले जाएंगे, ये लेंस फॉर्मूला है तो ये लेंस फॉर्मूला 1/F बैठाएंगे इसके बदले, म्यू1 को नीचे ले आएंगे तो म्यू2 माइनस म्यू1, नीचे म्यू1 से डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे म्यू1 से, और ये बचा हुआ है 1/R1 माइनस 1/R2। यहाँ पे ध्यान दें म्यू1 कैंसिल हो गया, 1/F इक्वल टू, इसके बदले हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू को लिखना है, ये कटेगा तो 1 आएगा, और यहाँ पे बचा हुआ है 1/R1 माइनस 1/R2। ये होता है लेंस मेकर फॉर्मूला। दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में, राइट द हाइजेंस वेव थ्योरी। यहाँ पे हाइजेंस वेव थ्योरी को लिखने बोल रहा है, तो अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल जितना सोर्स ऑफ लाइट है काम करता है सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस। आपने देखा होगा तालाब के एक शांत जल में एक छोटा सा पत्थर को फेंकते हैं तो वहां पे एक वेव बन जाता है, जहां पत्थर गिरता है वो क्या काम कहलाता है, सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस। उसी प्रकार से जितना भी सोर्स ऑफ लाइट है काम करेगा सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस की तरह, जिससे लाइट स्प्रेड होगा ऑल डायरेक्शन पे। ऑल पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज लाइट ऑन ए सेम प्लेन इज कॉल्ड वेव फ्रंट। जितना भी पार्टिकल वाइब्रेट करेगा सेम फेज में तो उसका प्लेन सेम होने के कारण क्या कहलाता है, वेव फ्रंट। तो पहला पॉइंट है हाइजेंस प्रिंसिपल का, ईच सोर्स ऑफ लाइट इसकी तरह काम करेगा सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस की तरह, थ्रू विच लाइट स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन। ऑल पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज लाइट ऑन ए सेम प्लेन इज कॉल्ड वेव फ्रंट। ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट बोलता है कि वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट नया सोर्स ऑफ लाइट की तरह काम करता है, जो प्रोड्यूस करता है सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। ये वेवलेट स्फेरिकल शेप में होता है, मूव करता है स्पीड ऑफ लाइट से। ईच पॉइंट लाइज कहां पे करेगा, वेव फ्रंट पे। कैसा काम करेगा, बिहेव करेगा न्यू सोर्स ऑफ लाइट विच प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करेगा, सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। दीज वेवलेट्स आर स्फेरिकल इन शेप एंड इट मूव्स विद स्पीड ऑफ लाइट। ये हुआ सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि जो सेकेंडरी वेवलेट होता है उसके ऊपर अगर हम टेंजेंट को ड्रॉ कर देंगे तो हमें न्यू पोजीशन वेव फ्रंट का मिल जाएगा। तो वही लिखा है ओनली फॉरवर्ड इनवेलप इंक्लोजिंग द टेंजेंट, ओनली फॉरवर्ड इनवेलप इंक्लोजिंग द टेंजेंट किस पे है, ऑफ वेवलेट गिव्स न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। तो यहाँ पे इसका फिगर बना हुआ है, इसे कहते हैं सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट से जो वेव फ्रंट बनता है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। सोर्स ऑफ लाइट कैसा काम कर रहा है, पहला पॉइंट में सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस की तरह। तो सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस सोर्स ऑफ लाइट काम करता है, इससे लाइट निकला है ऑल डायरेक्शन पे, तो ये एक वेव फ्रंट बना है। वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट काम करता है नया सोर्स ऑफ लाइट की तरह, और ये प्रोड्यूस करता है सेकेंडरी वेवलेट को, और सेकेंडरी वेवलेट को ऊपर टेंजेंट को ड्रॉ कर देते हैं तो हमें मिल जाता है न्यू वेव फ्रंट का पोजीशन। अगर सोर्स ऑफ लाइट पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, अगर सोर्स ऑफ लाइट तेरा लीनियर सोर्स है तो वेव फ्रंट तेरा सिलेंड्रिकल बनेगा। सेकेंड पार्ट बोलता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को हाइजेंस प्रिंसिपल के बेसिस पे प्रूव करना है। तो यहाँ पे ध्यान दे दोस्तों, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ली है PQ, इसमें से एक लाइट आ रहा है x डैश और y डैश। ऊपर में रेयर मीडियम दिया है, नीचे में डेंसर मीडियम दिया है। लाइट जब x से A पॉइंट पे आया इंसिडेंट रे कहा लाएगा, y से C पॉइंट पे आया तो ये भी इंसिडेंट रे कहा लाएगा। जैसे ही मीडियम चेंज होगा, आपको पहले बता रखा मैंने, मीडियम चेंज होता है तो नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता है। तो जैसे ही नॉर्मल ड्रॉ किए हैं यहाँ पे, आप हमेशा रखें दोस्तों, रेयर से डेंसर जाएगा तो लाइट बेंड करेगा नॉर्मल की तरह। आप लोग मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। रेयर कितना वर्ड का 5, डेंसर कितना वर्ड का 6। जब 5 से 6 जाएगा, 6 अपने तरफ खींचेगा, इसलिए लाइट जो बेंड होगा वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। लाइट को बेंड कर दिए, लाइट को बेंड कर दिए। यहाँ पे ध्यान दो दोस्तों, ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बनाएगा, आई एंगल बनाएगा। अब ध्यान दे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ए बी परपेंडिकुलर OIC और CD परपेंडिकुलर AX डैश। अब ध्यान दे यहाँ पे, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे I दिया है तो ये कितना हो जाएगा बाबू
90 माइनस आई। अब ये 90 माइनस आई है, ये कितना बनाएगा, ये 90 बनाएगा, यहाँ पे 90 माइनस आई दी है, तो ये कितना बचेगा, आई नहीं बचेगा। इसी प्रकार से रिफ्लेक्टेड रे है तो कितना एंगल बनाएगा, आर बनाएगा। ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, ये आर है तो कितना बनेगा, ये वाला 90 माइनस आर, और फिर वापस ये बन जाएगा आर बन जाएगा। फिगर में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये इंसिडेंट एंगल है, 90 बना रहा तो इसके साथ 90, तो यहाँ आई दिया हुआ तो 90 माइनस आई, ये इसके साथ 90 बना, 90 माइनस आई करेगा तो आई। ये रिफ्लेक्टेड रे है तो आर, ये 90 है तो 90 माइनस आर, और यहाँ पे ऑलरेडी आर हो गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिए हुए पी क्यू। ए बी जो काम कर रहा है, ए बी वो प्राइमरी वेव फ्रंट की तरह काम कर रहा है, सी डी जो है वो काम कर रहा है सेकेंडरी वेव फ्रंट की तरह। V1 वेलोसिटी माना गया रेयर मीडियम में, और जो V2 है वो माना गया है डेंसर मीडियम में वेलोसिटी का। फ्रॉम फिगर टाइम बराबर, आप लोग जानते हो दोस्तों समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाप, तो टाइम बराबर टी बराबर, यहाँ पे BC दिया हुआ है, एक प्रकार का डिस्टेंस है। अब BC कौन सा मीडियम पढ़ रहा है, फर्स्ट मीडियम पढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो स्पीड हो जाएगा V1 हो जाएगा, इक्वेशन 1 हो जाएगा। ऐसा ही टाइम इसके लिए लेंगे हम, तो अगेन टी बराबर क्या हो जाएगा, AD, और AD किसमें पढ़ रहा है, ध्यान दे सेकेंड मीडियम में, सेकेंड मीडियम का वेलोसिटी कितना लिए V2, तो यहाँ पे V2 लिए। इक्वेशन नंबर हो गया 2। यहां पर भी टाइम है, यहां पर भी टाइम है, इक्वेट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो T बराबर BC बाई 1, TV बराबर AD बाई V2, इक्वेट करेंगे तो BC बटे V1 इक्वल टू AD बटे क्या जाएगा V2। AD को यहां भेजेंगे, V1 को यहां भेजेंगे, तो BC बटे AD इक्वल टू V1 बटे क्या हो जाएगा V2। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 3rd। अब यहाँ पे ध्यान दो दोस्तों, ट्राइंगल लेते हैं ABC। इन ट्राइंगल ABC में ट्राइंगल देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से है, ये 90 डिग्री है, ये है, ये B है, ये C है, ये एंगल I दिया हुआ है। जिसके साथ एंगल टच रहता है वो कहलाता है बेस। 90 डिग्री सामने वाले को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, और ये परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे साइन आई बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर पड़े होंगे P बाय H होता है, तो BC बटा कितना हो जाएगा, AC नहीं हो जाएगा, तो BC बटा AC, तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, AC साइन आई। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 4। ऐसे ही ट्राइंगल नीचे वाला लेंगे, इन ट्राइंगल ADC, ये ट्राइंगल ADC में यहाँ पे ध्यान दे, ADC ये 90 है, ये है, D है, C है, एंगल R दिया है। अगर ये R है तो 90 सामने वाला हाइपोटेन्यूस कहलाएगा, ये R है तो बेस कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। तो साइन R बराबर क्या हो जाएगा, फिर P बाय H, P कितना दिया बाबू, AD, और हाइपोटेन्यूस कितना दिया बाबू, AC, तो AD इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC साइन R। इक्वेशन नंबर 5। क्या हम इक्वेशन 4 और 5 को इक्वेशन 3 में पुट कर सकते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5 पुट करें, वहां पे BC का वैल्यू दिया हुआ है AC साइन I, और नीचे लिखा हुआ है AC साइन R, यहाँ पे ध्यान दें, और यहाँ पे लिखा हुआ V1 बटे V2, AC AC कैंसल, तो साइन I बराबर साइन R। अब यहाँ पे ध्यान दे, V1 बटे V2 गुना करते हैं C बाय C से, तो साइन I बटे साइन R, यहाँ पे C को इधर करेंगे, V1 को इधर करेंगे, तो आएगा C बटे V2 गुने ये हो जाएगा V1 बटे C। यहाँ पे ध्यान दे दोस्तों, साइन I बटे साइन R, ये फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो यहाँ पे लिखे म्यू,
ध्यान दें यहाँ पे V2 है तो μ2 हो गया, यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है V1 है तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे μ1, और μ2 बटा μ1 को बोला जाता है म्यू। तो साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू म्यू, यही तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है कि द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट फॉर टू मीडियम व्हिच इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। 45 क्वेश्चन का रहा है कि डिराइव एन एक्सप्लेनेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को डिराइव करना किसके टर्म में, रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है क्या? ध्यान दे दोस्तों, जब कंडक्टर के अंदर क्या होता है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है। कंडक्टर को जैसे ही बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, कंडक्टर में करंट जाना शुरू हो जाएगा। इधर पॉजिटिव टर्मिनल है तो इस एंड को बोला जाता है पॉजिटिव एंड, और इधर नेगेटिव टर्मिनल तो इसको नेगेटिव एंड। जब करंट इधर से जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इधर से चले जाएगा। तो यहाँ ध्यान दें दोस्तों, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो इसके लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के लिए एवरेज वेलोसिटी। द एवरेज वेलोसिटी विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन, किसका फ्री इलेक्ट्रॉन? कंडक्टर का। द एवरेज वेलोसिटी विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ ए कंडक्टर इज ड्रिफ्टेड, किधर ड्रिफ्ट कर रहा है? पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। रिपीट कर रहे हैं, इसका एवरेज वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन, द एवरेज वेलोसिटी विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन, किसका फ्री इलेक्ट्रॉन? ऑफ ए कंडक्टर इज ड्रिफ्टेड, किधर ड्रिफ्ट करेगा? पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मैंने लिख चुका, द एवरेज वेलोसिटी विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ ए कंडक्टर इज ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ ए कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसका एक्सप्रेशन को ड्राइव करना है दोस्तों। देखिए, कंडक्टर लिए हुए, कंडक्टर का लेंथ दिया हुआ L और क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है A। इसे जब कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो आई करंट जाने लगता है। कंडक्टर का जब करंट इधर से जाएगा तो इलेक्ट्रॉन उल्टे डायरेक्शन में जाएंगे। कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L, कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L क्रॉस सेक्शनल एरिया A, कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L क्रॉस सेक्शनल एरिया A। नाउ ए कंडक्टर इज कनेक्टेड, किसके साथ कनेक्टेड है? ए बैटरी of potential difference V, then I current passing through the conductor। यहाँ पे देखिए, माइनस ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, M क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, F क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल। तो जो फोर्स एक्टिंग होगा, फॉर्मूला जानते हैं चार्ज पार्टिकल का, QE होता है। यहाँ पे जो चार्ज का बात कर रहा है, कौन सा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो माइनस E हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मोशन कर रहा है तो कौन सा मोशन लगेगा? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है दोस्तों? आप लोग सब जानते होंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F बराबर ma। तो A बराबर क्या निकल के आएगा? F बटा m। याद ध्यान दो दोस्तों, F का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है? A का बराबर F का वैल्यू माइनस E बटा m। यहाँ पे ध्यान दे, वी नो दैट, हम लोग एक एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं, v बराबर u प्लस at। तो v स्थान में क्या हो जाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा, तो vd। u क्या होगा? जीरो, क्योंकि जब बैटरी से कनेक्ट नहीं करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर मोशन होता है, जिसके कारण टकराता है। टकराने के बाद जो वेलोसिटी हो जाएगा जीरो, तो u का वैल्यू लेना है जीरो। और यहाँ पे a दिया हुआ है, और t के स्थान पे कौन सा टाइम लेना है? रिलैक्सेशन टाइम, जिसे डिनोट करते हैं टाउ से। तो यहाँ पे वेक्टर लगा दीजिए, तो vd वेक्टर बराबर a का वैल्यू कितना दिया दोस्तों? यहाँ पे माइनस ई बटा m, माइनस ई बटा m टाउ। इस पे मोड लगा देंगे दोस्तों, तो मोड लगाने के बाद जो आएगा माइनस ई m टाउ। तो मोड लगाएंगे तो सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड बचेगा, तो vd इक्वल टू ई m आएगा टाउ। ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन। इसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिलैक्सेशन टाइम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन है रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 45 के बी में। 45 के बी क्वेश्चन नंबर का है, एक्सप्लेन व्हाई देयर इज इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटल विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर।
कहने का मतलब है कि मेटल का टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होता है। क्यों, ये एक्सप्लेन करने बोल रहा है। तो हालांकि दोस्तों जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे ना, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो वेलोसिटी अगर इंक्रीज होता है तो जो रिलैक्सेशन टाइम है वो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा। रिलैक्सेशन टाइम मतलब रेडियो ये विश्राम करने का टाइम डिक्रीज होगा। विश्राम करने का टाइम जब अगर डिक्रीज होगा तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए रिलैक्सेशन टाइम नीचे है, अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टिविटी भी अपने आप क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर हम ये कहना चाह रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा। ये सब मैंने यहाँ पे लिख रखा है। यहाँ पे देखिए विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज किए तो द रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर इंक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा, ड्यू टू विच कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजेज, ड्यू टू विच अगेन रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, डिक्रीज। अकॉर्डिंग टू इस रिलेशन आर इक्वल टू mn बटा एन स्क्वायर ए टाउ, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज एंड हेंस रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल इज इंक्रीजेज। ठीक है दोस्तों, तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी क्या होता है, बढ़ता है। तो आता है क्वेश्चन नंबर 46 में। 46 क्वेश्चन कर रहा है an alternating EMF is applied across an inductor so mathematically that the current in it lags behind the applied EMF by a phase angle of pi by 2। मतलब करंट बिहाइंड होना चाहिए वोल्टेज से कितना, पाई बाई 2 के। तो इसमें वैसा सर्किट जिसमें सिर्फ इंडक्टर कंटेन हो उसे बोलते हैं इंडक्टिव सर्किट। दो सर्किट विच कंटेन्स ओनली इंडक्टर आर कॉल्ड इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट में करंट हमेशा वोल्टेज से या ईएमएफ से पाई बाय 2 से लैग करता है। तो यहाँ पे एक इंडक्टर लेना है, एक इंडक्टर लिए है जिसका इंडक्टेंस L दिया हुआ है। इंडक्टर के अक्रॉस में एक अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ वोल्टेज कनेक्ट करेंगे, इसी वोल्टेज सोर्स को, जिसका इक्वेशन दिया हुआ है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। तो इसके अक्रॉस में एक वोल्टेज डेवलप होगा जो होता है L di बटा dt। तो मैंने यहाँ लिख चुका हूँ, एक अल्टरनेटिंग सोर्स है जिसको कनेक्ट किए हैं एक इंडक्टर के साथ जिसका इंडक्टेंस कितना दिया हुआ L। कंसीडर एन अल्टरनेटिंग सोर्स इज कनेक्टेड, किसके साथ कनेक्टेड है, एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L एज शोन इन फिगर। यहाँ पे मैंने यही चीज लिखा हूँ, कंसीडर एन अल्टरनेटिंग सोर्स कनेक्टेड टू एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस कितना दिया L एज शोन इन फिगर। अल्टरनेटिंग वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर कितना दिया हुआ है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा अक्रॉस इंडक्टर के अक्रॉस में, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा E बराबर माइनस L डी आई बटा डी टी। अब यहाँ पे इस सर्किट में हम केवीएल लगाएंगे, यहाँ पर भी वोल्टेज अप्लाई हुआ, यहाँ पे वोल्टेज है तो केवीएल लगाएंगे। यूजिंग केवीएल इन दिस सर्किट, इस सर्किट में केवीएल लगाएंगे तो ये वोल्टेज और ये वोल्टेज का जोड़ कितना के बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो E बराबर V इक्वल टू 0। E बराबर का इक्वेशन कितना दिया हुआ है दोस्तों, माइनस L डी आई बटा डी टी, और ये इधर आ जाएगा तो आएंगे माइनस V। यहाँ पे L डी आई बटा डी टी इक्वल टू V का इक्वेशन कितना दिया दोस्तों, V0 साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे बैठाएंगे V0 साइन ओमेगा टी, माइनस से माइनस कैंसल। यहाँ पे ध्यान दो दोस्तों, dt को इधर लेके आएंगे, L को इसके नीचे लेके आएंगे तो यहाँ बचेगा डी आई इक्वल टू V0 बाय L साइन ओमेगा टी, और dt को यहाँ लेके आएंगे। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे तो डी आई इक्वल टू V0 बाय L बाहर चले जाएगा तो V0 बाय L इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी। डी आई का इंटीग्रेशन करेंगे, डी और इंटीग्रेशन कटेगा तो बचेगा I। V0 बाय L है, यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पे dt के रिस्पेक्ट में करना तो ओमेगा एक्स्ट्रा जा रहा है तो ओमेगा को नीचे लेके चले जाएंगे, ये बंद होगा। तो I इक्वल टू V0 बाय ओमेगा को बाहर लेंगे तो ओमेगा L, यहाँ पे माइनस दे cos ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी इक्वल टू क्या होता है, cos ओमेगा टी।
तो यहाँ पे माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो आई बराबर वी नॉट बाय ओमेगा एल, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब पुट वी नॉट बटे ओमेगा एल को बोला जाता है आई नॉट पीक करंट। तो आई बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये आई नॉट हो जाएगा, साइन है और इधर बचा हुआ ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। अब इक्वेशन इसे 2 मानते हैं, तो हम यहाँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे फेज कितना दिया हुआ है ओमेगा टी और यहाँ पे दिया हुआ है ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। माइनस दिया है मतलब इसमें मतलब लाइक कर रहा है, अगर यहाँ प्लस रहता तो लीड करता, तो यहाँ करंट लाइक कर रहा है, यही प्रूव करना था क्वेश्चन पे। तो कंपैरिजन इक्वेशन 1 एंड 2 करते हैं, तो कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 शोज दैट, क्या शो कर रहा है, करंट लेग्स कितना लेग कर रहा है बिहाइंड द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय टू। यही क्वेश्चन में प्रूव करना था। अगर इसका हम फेजर डायग्राम या वेव ड्रॉ करना चाहते हैं तो ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पे ये वोल्टेज का लाइन, वोल्टेज का इक्वेशन दिया है V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट साइन ओमेगा टी। अगर करंट का लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा तो करंट क्या कर रहा है, पाई बाय टू से लैग कर रहा है, तो ये यहां से स्टार्ट होगा इस प्रकार से। करंट का इक्वेशन हो जाएगा आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। अगर इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करना चाहेंगे तो फेजर डायग्राम देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये वाला लाइन अगर सपोज वोल्टेज है, अगर ये वोल्टेज है तो करंट क्या करना चाहिए, लैग करना चाहिए। करंट अगर हम यहाँ पे बैठे हुए यहाँ देखेंगे तो करंट लैग कैसे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, तो ये करंट वाला लाइन हो जाएगा और कितना से लैग करेगा पाई बाय टू से। अगर ऐसे नहीं है तो एक और है, यहाँ पे ध्यान दें दोस्तों, अगर इस वाली लाइन को हम करंट मानते हैं तो वोल्टेज क्या करना चाहिए, लीड करना चाहिए, तो वोल्टेज यहाँ से लीड करेगा पाई बाय टू से। तो अगर वोल्टेज मानते हैं तो करंट नीचे, करंट मानते हैं तो वोल्टेज ऊपर। क्वेश्चन और ये आंसर को पूरे स्क्रीन में एक बार में आप देख सकते हैं। आंसर इसका बड़ा होने के कारण थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप लोग हजारीबाग में रहते हैं और हजारीबाग में एक बेहतर फिजिक्स क्लास की तलाश है तो आप लोग मेरे से ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग मेरे कोचिंग का एड्रेस स्क्रीन में दिया। क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रिक डायपोल केप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क के एक्सप्रेशन को ड्राइव करना है जब इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जब इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या एक्सपीरियंस करेगा, तो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहाँ भी पूछा जाता है, इस एक्सप्रेशन को ड्राइव करना है। तो इसके लिए हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लेना पड़ेगा। ध्यान दे दोस्तों, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का नोटेशन ई है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या डालना है, इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस करना है। इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस करना है जहां ये मान लेते हैं ये है, ये बी है, इसका जो डायपोल लेंथ दिया हुआ है 2d, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे है। ध्यान दे दोस्तों, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो जो फोर्स होता है F बराबर QE। और यहाँ पे ध्यान दोस्तों, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर, या नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर जाएगा। यहाँ पे ध्यान दें, तो यहाँ पे जो चार्ज फोर्स जाएगा तो F बराबर QE। नेगेटिव डायरेक्शन को बता रहा है, यहाँ डायरेक्शन बाहर जा रहा है, यहाँ डायरेक्शन अंदर आ रहा है। यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, नाम देते ए बी, यहाँ एल परपेंडिकुलर, अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी क्या होगा थीटा एंगल। इसमें जो काम किया मैंने यहाँ पे लिख चुका हूँ, यहाँ लिखा हुआ है कंसीडर ए बी एन इलेक्ट्रिक डायपोल जिसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P दिया हुआ है। ए भी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P दिया है, डायपोल लेंथ कितना दिया है 2d। इसको कहाँ प्लेस किया गया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, कितना एंगल से, थीटा एंगल से, जो तो जिसके कारण क्या एक्सपीरियंस करेगा टॉर्क। कंसीडर ए बी एन इलेक्ट्रिक डायपोल, कंसीडर ए बी एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P, कंसीडर ए बी एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P एंड डायपोल लेंथ, कितना डायपोल लेंथ दिया है 2d। इट इज प्लेस्ड, कहाँ पे प्लेस्ड है ये वाला सिस्टम, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे। तो इट एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। ध्यान दे दोस्तों, यहाँ पे ट्राइंगल कौन सा दिया हुआ है, ALB। ट्राइंगल लेते हैं पहले, इन ट्राइंगल ALB साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है दोस्तों, BL दिया हुआ है, परपेंडिकुलर BL, और हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है AB। तो BL बराबर AB साइन थीटा, AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2d, 2d लिख दिया, साइन थीटा है तो साइन थीटा।
तो BL इक्वल टू कितना निकल के आएगा 2D sin थीटा। और वी नो दैट, हम लोग जानते हैं टॉर्क बराबर फोर्स, कोई भी फोर्स लेना है एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे टॉर्क इक्वेशन हो जाएगा, फोर्स F हो जाएगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस तेरा BL दिया हुआ है। फोर्स का इक्वेशन Q होता है, BL का होता है 2D sin थीटा। Q डॉट 2D को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। पुट Q डॉट 2D इक्वल टू P, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। यहाँ पे ध्यान दें तो टॉर्क इक्वल टू निकल के आएगा PE sin थीटा। ये है स्केलर फॉर्म। अब इसे वेक्टर फॉर्म बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो sin थीटा को हटाएंगे तो क्या निकल के आएगा, क्रॉस निकल के आएगा। तो टॉर्क PE sin थीटा हटाएंगे तो क्रॉस आए, दोनों में वेक्टर चढ़ गया तो टॉर्क में भी क्या चढ़ेगा, वेक्टर। तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा PE sin थीटा। ये हुआ इसका फर्स्ट पार्ट। टॉर्क बराबर P क्रॉस E आता है। अब क्वेश्चन नंबर 47 का B को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर B बोल रहा है कि व्हेन टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रिक डायपोल विल बी मैक्सिमम। टॉर्क कब मैक्सिमम होगा, जब दोस्तों याद रखिए जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। टॉर्क बराबर क्या पढ़े हुए हैं PE sin थीटा। तो थीटा जब 90 होता है तो sin थीटा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो PE sin 90 और sin 90 क्या होता है 1 होता है, तो टॉर्क इक्वल टू निकल के आएगा P। तो इस समय टॉर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो जब थीटा का वैल्यू 90 करने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल एक दूसरे का क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होगा तो थीटा का वैल्यू 90 और जब 90 होगा तो टॉर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। व्हाट इज ए गैल्वेनोमीटर, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए गैल्वेनोमीटर यूजिंग ए लेवल डायग्राम। गैल्वेनोमीटर क्या है, इसका सेकंड पार्ट बोल रहा है कि लेवल डायग्राम की सहायता से गैल्वेनोमीटर के कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग को लिखना है। तो गैल्वेनोमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है, गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो करंट को डिटेक्ट करता है। सर्किट में क्या करता है, करंट को डिटेक्ट करता है, करंट को पता करता है और अपने ऑपरेट होने के लिए करंट चाहिए ना, तो वो मेजर करता है। तो इट इज ए डिवाइस यूज टू डिटेक्ट एंड मेजर अ स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। It is a device used to detect and measure a small value of current in the circuit. गैल्वेनोमीटर क्या है, एक डिवाइस है जो मेजर करता है और डिटेक्ट करता है। क्या डिटेक्ट करता है, a small value of current in the circuit. अब आता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है, the working of galvanometer is based on fact that when a current carrying coil is placed in uniform magnetic field, it experience a torque. करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो एक्सपीरियंस करेगा टॉर्क। अब इसका लेवल डायग्राम होता है। लेवल डायग्राम में मैंने एक सॉफ्ट आयरन कोर लिया हुआ है। सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर एक मैंने नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम को लगा रखा है। सॉफ्ट आयरन कोर है। सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर एक बॉक्स बना हुआ है। बॉक्स के ऊपर कॉइल को लपेटे हुए हैं। यहाँ पे दो मैग्नेट दिया हुआ है, N एंड S पोल उसका है। ये मूवेबल टॉर्सन हेड है, ये थ्रू वायर के थ्रू कॉइल के साथ कनेक्टेड है। ये टर्मिनल T1 और टर्मिनल T2, ये सर्कुलर स्केल है। यहाँ पे एक पॉइंटर लगा होता है जिसके हेल्प से रोटेशन को मेजर किया जाता है और लोअर एंड कॉइल को स्प्रिंग के साथ और स्प्रिंग को T2 के साथ कनेक्टेड है। इसके बारे में मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख चुका हूँ। क्या लिखा हूँ, एक कॉइल दिया हुआ है PQRS जिसमें बहुत सारा टर्न है और ये कॉइल बना होता है इंसुलेटेड CU वायर का, मतलब कॉपर वायर का। ये कॉइल किसके ऊपर लपेटा गया है, इसके ऊपर जो नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम है जो बना होता है ब्रास का, या रेक्टेंगुलर शेप में हो सकता है या तो सिलेंड्रिकल शेप में हो सकता है, दोनों शेप में हो सकता है। उसके बाद इस कॉइल को मूवेबल टॉर्सन हेड के थ्रू सस्पेंड किया गया है। किसके थ्रू, वायर के थ्रू। मूवेबल टॉर्सन हेड और वायर के थ्रू कॉइल को सस्पेंड किया गया है। इस कॉइल को कहां पे रखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड में, जो दो पोल के द्वारा N एंड S पोल के द्वारा प्रोड्यूस होता है। उसके बाद लोअर एंड ऑफ कॉइल को कनेक्ट करते हैं स्प्रिंग के साथ, स्प्रिंग को कनेक्टेड करते हैं T2 के साथ। अपर फेस ऑफ कॉइल में एक इंसुलेटिंग नीडल कनेक्टेड है जो सर्कुलर स्केल के ऊपर रोटेट करता है और मूवेबल टॉर्सन हेड को कनेक्ट किया टर्मिनल T1 के साथ। ये सब के बारे में मैंने यहाँ पे लिख लिया हूँ। कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल PQRS। It consists of a coil PQRS having large number of turns. It consists of a coil PQRS having large number of turns of insulated copper wire. This coil is wounded. किसके ऊपर वाउंड किया गया था, नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम के ऊपर। This coil is wounded over a non-magnetic metallic frame made of brass.
विच में बी रेक्टेंगुलर और सिलेंड्रिकल इन शेप। एक क्वाइल लिया हुआ है, क्वाइल का नाम PQRS है, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स है, और ये क्वाइल बना हुआ है इंसुलेटेड कॉपर वायर। ये क्वाइल बॉन्डेड क्या हुआ किसके ऊपर, नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम जो मेड ऑफ किसका बना हुआ, ब्रास के ऊपर, जो रेक्टेंगुलर और सिलेंड्रिकल दोनों शेप में पाया जा सकता है। दिस क्वाइल इज सस्पेंडेड, किसके थ्रू सस्पेंड किया गया है, फ्रॉम मूवेबल टॉर्सन हेड। दिस क्वाइल इज सस्पेंडेड फ्रॉम मूवेबल टॉर्सन हेड थ्रू वायर मेड ऑफ फास्फोर ब्रोंज। इट इज प्लेस्ड, किससे प्लेस्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय, कौन प्रोड्यूस करता है, टू अ स्ट्रॉन्ग पोल N and S ऑफ परमानेंट मैग्नेट। इंसुलेटिंग नीडल है जो कनेक्टेड होता है अपर फेस ऑफ कॉइल में, और जो मूव करता है किसके ऊपर मूव करेगा, सर्कुलर स्केल के ऊपर मूव करेगा। और लोअर एंड ऑफ कॉइल को कनेक्ट करते हैं स्प्रिंग के साथ, और स्प्रिंग को कनेक्टेड करते हैं टर्मिनल T2 के साथ, और मूवेबल टॉर्सन हेड को कनेक्ट करते हैं टर्मिनल T1 के साथ। ये इसका कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है, सिर्फ फिगर को देख के लिखना है। गैल्वेनोमीटर के वर्किंग पे, वर्किंग क्या होता है, when T1 and T2 are connected to the external circuit, T1 and T2 दोनों टर्मिनल को एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, करंट जाना स्टार्ट हो जाएगा कहाँ पे, कॉइल पे। और ये कॉइल कहाँ पे प्लेस्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में। जब भी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो क्या करेगा, टॉर्क स्टार्ट हो जाएगा ऑपरेटिंग होना। और टॉर्क जब ऑपरेटिंग होगा इसके कारण क्या होगा, रोटेट होगा। इस रोटेशन के कारण क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। अब इस डिफ्लेक्शन को मेजर करेंगे सर्कुलर स्केल की सहायता से, किसके हेल्प से, पॉइंटर के हेल्प से। तो यहाँ पे लिख रहे हैं when T1 and T2 are connected to the external circuit then current starts, किससे स्टार्ट हो जाएगा, flowing through coil of galvanometer। Due to flow of current through coil of galvanometer inside uniform magnetic field, then तब क्या होगा, टॉर्क स्टार्ट हो जाएगा। टॉर्क स्टार्ट ऑपरेटिंग इन coil and it will rotate and its deflection is measured by सर्कुलर स्केल विथ द हेल्प ऑफ ये पॉइंटर। अब आता है इसके थ्योरी में, N को नंबर ऑफ टर्न्स रिप्रेजेंट होता है, I क्या है, करंट इन ईच टर्न हो जाएगा, A क्या है, एरिया ऑफ ईच कॉइल है, B स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा क्या एंगल है, किसके बीच में, एंगल बिटवीन C एंड M के बीच में, या तो मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में। अब आता है इसका वर्किंग। द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, जो जनरेट होगा टॉर्क, जनरेट टॉर्क का जो एक्सप्रेशन आएगा, टॉर्क इक्वल टू NIAB साइन थीटा। थीटा क्या, BOA मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री होने के कारण साइन 90 बैठाएंगे तो टॉर्क इक्वल टू आएगा NIAB। अब ध्यान दें दोस्तों, जब कॉइल रोटेट करेगा जो इंसुलेटिंग नीडल होगा वो रोटेट होगा। रोटेट होने के बाद जब वापस ये आएगा अपने मेन पोजीशन पे तो उस समय जनरेट करेगा रिस्टोरिंग टॉर्क को। तो यहाँ पे जब कॉइल रोटेट किया तो स्प्रिंग और वायर भी ट्विस्ट करेगा, जनरेट करेगा रिस्टोरिंग टॉर्क को। और रिस्टोरिंग टॉर्क को टॉर्क डैश से, टाउ डैश से दिखाते हैं। तो टाउ डैश इक्वल टू K फाई, K यहाँ पे है स्प्रिंग कांस्टेंट और फाई है एंगुलर डिफ्लेक्शन। एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, मतलब अगर टॉर्क जितना जनरेट करेगा उतना रिस्टोर भी करेगा, तो टॉर्क इक्वल टू टॉर्क डैश हो जाएगा। तो टॉर्क डैश का वैल्यू K फाई, टॉर्क इक्वल टू NIAB। फाई इक्वल टू K को नीचे ले आएंगे तो NAB बाय KI, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड, और ये कांस्टेंट होने के कारण जो फाई होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा करंट का। मतलब जितना करंट जाएगा कॉइल में डिफ्लेक्शन उतना पाया जाएगा। द डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ये तो देख सकते हैं वर्किंग और थ्योरी पूरा एक में रखा हुआ है। तो टॉर्क इक्वल टू टॉर्क डैश, फाई इक्वल टू I।